धर्मगुरु ओशो की मृत्यु के 23 साल बाद उनकी वसीयत सामने आई है। ओशो की 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति पर हक जताने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उनके भक्त ही हैं। अब ट्रस्ट के ही 2 गुट आमने सामने आ गए हैं और मामला पुणे कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पर 24 सितंबर से वसीयत को लेकर मुकदमा चलेगा। भगवान रजनीश की 19 जनवरी 1990 को मृत्यु हो गई थी और उस वक्त किसी भी ट्रस्टी ने वसीयत के बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन 23 साल बाद अचानक से यूरोपियन यूनियन कोर्ट के सामने ओशो की वसीयत रखी गई। ओशो की वसीयत सामने आने से हिंदुस्तान में बैठे दूसरे गुट और ओशो के लाखों भक्त हैरान हैं। वसीयत के बारे में कहा जा रहा है, इसे खुद भगवान रजनीश के नाम से विख्यात ओशो ने 16 जून 1839 को साइन किया था। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के ही 2 सदस्यों को वसीयत के गवाह के तौर पर भी पेश किया गया है। विदेशी भक्तों के दावे के मुताबिक ओशो ने अपनी पूरी संपत्ति नियो संन्यास इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम कर दी थी। इसमें ओशो की पूरी प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड्स, ऑडियो, वीडियो, किताबों और पब्लिशिंग राइट्स शामिल हैं। बीते दिनों पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट सुर्खियों में रहा। यहाँ पर ओशो के ही कुछ अनुयायियों और पूर्व ट्रस्टी ने मिलकर 3 एकड़ जमीन बेचने की पहल की। यहाँ तक कि बोलियां भी लगने लगी। इस पर ओशो के भक्त आहत हो गए। उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में बने इस रिसोर्ट को बेचने वालों को घेरे में लेते हुए आरोप लगा दिया कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन OIF विदेशी ताकतों के हाथ में है और स्विट्जरलैंड ही उसे संचालित कर रहा है। ट्रस्ट ने बेचने के पीछे क्या तर्क दिया? मार्च में ओशो के प्रेम का मंदिर बाशो के बारे में कहा गया कि OIF उसे बेचने को तैयार है। खुद OIF ने माना कि वो इसे बेचने की सोच रहा था, लेकिन इसके पीछे कोरोना के कारण ओशो कम्यून को हुए नुकसान की भरपाई करना था। उनका कहना था कि कोरोना के कारण ओशो कम्यून को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा सीमाएं बंद होने के कारण विदेशी अनुयायी नहीं आ सके, जिससे नुकसान और बढ़ा। इसी वजह से उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने की बात की। इसी बात पर बवाल मच खड़ा हुआ। 15 लोगों पर कैसे हुआ इतना खर्च? मसला ये था कि आश्रम के मेंटेनेंस और वहां रहने वाले केवल 15 लोगों का खर्च चलाने में इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, जिसकी भरपाई के लिए जमीन बेचने तक की नौबत आ गई। वो भी तब देश भर में लॉकडाउन था और कोई भारी आयोजन तक नहीं हुआ। विदेशी असर का आरोप जिस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हो रही थी, वो पुणे के बेहद पॉश इलाके में लगभग 9,936 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस पर 107 करोड़ की डील भी हो गई। ये सारा काम गुप्त तरीके से हुआ, तब जाकर बाकी अनुयायियों को इसकी भनक लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब विदेशों में बैठे ताकतवर लोग कर रहे हैं, जो ओशो की विरासत को खत्म करना चाहते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। कितनी संपत्ति है फाउंडेशन के पास? ये फाउंडेशन रिसोर्ट को देखता है, जो लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा उसके पास ओशो की बौद्धिक संपदा से भी काफी पैसे आते हैं। बता दें कि ओशो की बौद्धिक संपदा में उनकी किताबें, प्रवचन के वीडियो शामिल हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों की होगी। इसके अलावा हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में विदेशी अनुयायी आश्रम आते और बड़े दान करते हैं। इसका पूरा आंकड़ा अब तक नहीं मिल सका है कि सालाना उन्हें कितना फायदा होता है। हजारों ऑडियो, वीडियो और किताबें हैं। अकेले बौद्धिक विरासत की बात करें तो ओशो के हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए प्रवचन लगभग 9,000 घंटों के हैं। ये ऑडियो और वीडियो दोनों ही रूप में है। 600 से ज्यादा किताबें हैं जो दुनिया की 60 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। ओशो को पेंटिंग का भी शौक था। उनकी बनाई 800 पेंटिंग्स भी हैं। इनके अलावा ओशो की निजी लाइब्रेरी में भी 70,000 से ज्यादा किताबें हैं। ये सब मिलाकर अरबों रुपए की संपत्ति है। ओशो सपोर्टरों का एक वर्ग मानता है कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने संपत्ति के लिए जाली विरासत बनाई। वसीयत में अपने असल नाम चंद्रमोहन जैन के नाम से कथित तौर पर ओशो ने लिखा कि वे अपनी संपत्ति समेत प्रकाशक के हक भी फाउंडेशन को देते हैं। चूंकि फाउंडेशन विदेशी है, तो इससे मिली संपत्ति पर भी विदेशियों का अधिकार हो गया। इसे ही बाद में ओशो के कई अनुयायियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कोई न कोई विवाद होता ही रहा। धन्यवाद।